माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 का यानी ज्योग्राफी चालू करने जा रहे हैं। और इसमें दो बुक है, जिसमें पहला बुक का हम लोग यानी पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक ये जानेंगे कि आखिर ज्योग्राफी क्या होता है। GEO GRAPHY यानी इसको हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं। ये ज्योग्राफी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी जियो और ग्राफी, जिसमें जियो का जो अर्थ होता है वह होता है पृथ्वी, और जो ग्राफी है इसका अर्थ होता है वर्णन, या हम लोग इसको अध्ययन कह सकते हैं या व्याख्या कह सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ज्योग्राफी किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के बारे में वर्णन करना ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। या पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। अब पृथ्वी के बारे में यानी व्याख्या करना ही क्या कहलाता है, यानी ज्योग्राफी कहलाता है। अब जो ये ज्योग्राफी है, ये सबसे पहले इसका जो नाम दिए थे उनका नाम है इरोटोस्थनीज। इनका नाम क्या है, इरोटोस्थनीज। आपसे पूछा जाएगा कि ज्योग्राफी के जनक कौन है, ज्योग्राफी के जनक या पिता कौन है, तो आप क्या कहिएगा, इरोटोस्थनीज। और इरोटोस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है जियोग्राफिका। इसका नाम क्या है, जियोग्राफिका। तो ज्योग्राफी जो है कितना शब्द में बना है, दो गो, यानी जियो और ग्राफी। तो जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ वर्णन, अध्ययन, या कह सकते हैं व्याख्या। तो पृथ्वी के बारे में वर्णन करना, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना, पृथ्वी के बारे में व्याख्या करना ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। और ज्योग्राफी के जो जनक है वो कौन है, इरोटोस्थनीज। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो जियोग्राफी का पुस्तक है या लेखक कौन है, तो इरोटोस्थनीज है। अब हम लोग थोड़ा सा हिंदी के भाषा में देखें, भूगोल क्या लिखे हैं, भूगोल। तो देखिए, तो इसमें भी दो शब्द है, एक भू है और एक क्या है, गोल है। तो भू का अर्थ होता है भूमि, भू का अर्थ क्या होता है, भूमि होता है, और गोल का अर्थ क्या होता है, गोला है। यानी गोल है, क्या है, गोल है। तो हम कह सकते हैं, जिससे ऑब्जेक्टिव अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हमारी भूमि है इसकी आकार कैसी है, तो क्या कहिएगा, जो हमारी भूमि वो कैसी है, गोल है। उसके बाद पृथ्वी जो हमारी है, पृथ्वी कहे या भूमि कहे, अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी हमारी गोल है, यह सबसे पहले कौन कहा था, पृथ्वी हमारी कैसी है, गोल है, यह सबसे पहले कौन कहा था, तो उसका नाम है अरस्तु। क्या नाम है, अरस्तु। यहां तक समझ में आ गया। यानी ज्योग्राफी का अपना शब्द से मिलकर बना है दो गो, जियो और ग्राफी। तो जियो का मतलब पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ वर्णन, अध्ययन, या कह सकते हैं व्याख्या। तो परिभाषा बन गया, अगर कोई पूछे तो पृथ्वी के बारे में वर्णन करना, अध्ययन करना या व्याख्या करना ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। आज ज्योग्राफी का अगर कहे कि जनक कौन है, पिता कौन है, या सबसे पहले ज्योग्राफी नाम कौन दिए थे, तब क्या कहिएगा, इरोटोस्थनीज। और इरोटोस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या है, जियोग्राफिका है। अब देखिए, तो हिंदी के भाषा में भूगोल, तो भू मने भूमि, और गोल मने गोल है। तो हमारी जो पृथ्वी है ये कैसी है, गोल है। हमारी पृथ्वी गोल है, यह सबसे पहले कौन कहा था, ये कौन कहा था, अरस्तु कहा था। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए आगे में बढ़ते हैं। फिर
अब जो है हम लोग इस चैप्टर का जो पहला बेसिक है इसका नाम क्या है, पृथ्वी के घटक। पृथ्वी के घटक। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथ्वी के कितने घटक होते हैं, तो इसके जो घटक होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसको याद करना नहीं है, ये बताइए। जो हमारी पृथ्वी है इस पर एक अगर कोई वस्तु मिल रहा है तो मानव बनाया है, और एक जो वस्तु है वो कैसा मिला है, यानी भगवान के द्वारा मिला है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 ही प्रकार की वस्तुएं हैं, एक मानव ने बनाया है और एक हमने ईश्वर से कहा हुआ है, प्रदान हुआ है। तो पृथ्वी कितनी घटक है, 2 घटक है। एक का नाम है प्राकृतिक, क्या हो जाएगा इसमें, घटक हो जाएगा। और एक का नाम है मानवीय, और उसके बाद घटक। अब प्राकृतिक घटक क्या होता है और मानवीय घटक क्या होता है, यानी जब कोई वस्तुएं हमें, यानी अगर कोई वस्तुएं हमें प्रकृति के माध्यम से, किसके माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से अगर प्राप्त होती है, क्या होती है, प्राप्त होती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, यानी प्राकृतिक घटक। तो प्राकृतिक घटक में हम लोग किस वस्तु का अध्ययन करते हैं, जो भगवान के द्वारा या ईश्वरीय के द्वारा क्या हुआ है, प्रदान हुआ है। उसके बाद है मानवीय घटक। इसमें देखिए तो इसमें जो वस्तुएं हैं हमें किसके माध्यम से, यहाँ पर जब प्राकृतिक हम लिखे हैं तो यहाँ पर मानव हो जाएगा, यानी मानव के माध्यम से क्या होती है, यानी प्राप्त होती है। तो हम लोग 2 चीज जाने कि पृथ्वी के कितने घटक होते हैं, आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, तो क्या कहिएगा, 2 कहिएगा। वो कौन कौन है, यानी प्राकृतिक घटक, और दूसरा कौन सी है, मानवीय घटक। और प्राकृतिक घटक क्या होता है, मानवीय घटक इसे कहेंगे। तो वे वस्तुएं जो हमें प्रकृति के माध्यम से प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक घटक कहेंगे। वे वस्तुएं जो हमें मानव के द्वारा या मानव के माध्यम से प्राप्त होती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मानवीय घटक। अब जो है बोर्ड में क्या पूछा जाता है, हिसाब से दे देगा और पूछेगा कि कौन प्राकृतिक घटक है और कौन मानवीय घटक है, आपको पहचानना होगा। इस देखिए तो अगर हम यहां पर लिख रहे हैं मृदा, आंधी, तूफान, उसके बाद रेलवे, घर, नदी, जल, उसके बाद देखिए तो हवा। यानी इस ऑप्शन में से आपको पहचानना है कि कौन प्राकृतिक घटक है और कौन मानवीय घटक है। देखिए तो ये जो मृदा है ये हमें कहां से प्राप्त हुआ है, प्रकृति के माध्यम से। ये मृदा कौन सा घटक हो जाएगा, यानी प्राकृतिक घटक हो जाएगा। ये जो आंधी तूफान है ये प्रकृति के माध्यम से होती है, ये कौन सा घटक हो जाएगा, यानी प्राकृतिक घटक हो जाएगा। अब देखिए तो ये जो रेलवे है, ये जो घर है, ये कौन बनाया है, एक मानव बनाया है, ये कौन सा घटक हो जाएगा, यानी मानवीय घटक हो जाएगा। देखिए तो ये जो जल और हवा है इसको कौन दिया है, ये भगवान दिए हैं, ये कौन सा घटक हो जाएगा, प्राकृतिक घटक हो जाएगा। ये जो नदी है देखिए तो इस नदी का भी कटाव यानी प्रकृति के माध्यम से हुआ है, तो ये भी कौन सा घटक है, यानी प्राकृतिक घटक है। एक बार और ध्यान से देखिए, पूछा जाएगा कि पृथ्वी कितने घटक है, तो क्या कहिएगा, 2 है। कौन कौन है, एक प्राकृतिक घटक, एक मानवीय घटक। तब प्राकृतिक घटक का होता है वे वस्तुएं जो हमें प्रकृति के माध्यम से प्राप्त होती है उस हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक घटक। और वे वस्तुएं जो हमें मानव के माध्यम से या मानव के द्वारा प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, मानवीय घटक। अब आपको पहचानना होगा कौन प्राकृतिक है और कौन मानव निर्मित है। तो देखिए तो ये रेलवे, तो रेलवे कौन बनाया है, एक मानव बनाया है, एक कौन सा घटक हो जाएगा, यानी मानवीय घटक हो जाएगा। ये जो आंधी और तूफान है ये कौन बनाया है, यानी प्राकृतिक, ये प्राकृतिक घटक हो जाएगा। हवा, जल,
ये कौन सा हो जाएगा, प्राकृतिक घटक। ये जो नदी है ये भी कौन सा घटक हो जाएगा बाबू, यानी प्राकृतिक घटक हो जाएगा। फिर हम लोग आगे फिर देखते हैं। उसके बाद पॉइंट हम लोग का है, अब देखिए इस चैप्टर का जो है यानी नेक्स्ट जो पॉइंट है उसका नाम है मानव भूगोल की शाखाएं। तो मानव भूगोल की कितनी शाखाएं होती है, तो इसकी भी जो शाखाएं है वो कितनी होती है, 2 होती है। एक है प्राकृतिक, एक हम लोग का पढ़े हैं मानवीय, पढ़े हम लोग। अगर घटक कहेगा तो प्राकृतिक घटक कर दिए थे हम, अगर घटक में हम जोड़े थे तो मानवीय घटक पढ़े थे, लेकिन इसमें क्या कर देना है, प्राकृतिक भूगोल, एक है मानवीय का हो जाएगा भूगोल। ठीक है, तो ये जो है पृथ्वी की यानी कह सकते हैं मानव भूगोल की ये क्या है, शाखाएं है। तो इसकी भी शाखाएं कितनी है, 2 है। एक का नाम है प्राकृतिक भूगोल और एक का नाम क्या है, मानवीय भूगोल। अब जो है ये प्राकृतिक भूगोल का होता है, इसके पहले जो हम लोग पढ़े हैं मानव भूगोल की कौन सी घटक, सेम उसी का परिभाषा इसमें आ जाएगा। यानी प्राकृतिक से संबंधित घटक को यहाँ पर देखिए तो ये क्या कहेंगे हम लोग, प्राकृतिक भूगोल। आज जो हमने के मानव से प्राप्त हो रही वस्तुएं ये क्या हो जाएगा, मानवीय भूगोल हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, इस चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट इस चैप्टर का जो पॉइंट है यह है विचार। क्या है बाबू, विचार है। इसे ये जो भूगोल है इसमें कुछ मत आया और कुछ इस हम कहते हैं जो अर्थशास्त्री है या जो वैज्ञानिक है ये अपना अपना का दिया है, मत दिया है। इसे पहला जो विचार है उसका नाम है निश्चयवाद, दूसरा विचार है संभववाद और जो तीसरा विचार है वह है निश्चयवाद। एक और बात थोड़ा सा आप याद रखिएगा, कभी कभी ये निश्चयवाद की जगह पर नियतिवाद दे देता है। तो देखिए तो इसका अनुसार इसको बदल सकते हैं, यानी नौ और उसके बाद क्या हो जाएगा, नियतिवाद हो जाएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये बोर्ड के लिए बहुत VVI है। ठीक है, इस देखिए क्या होता है, ये आखिर विचार का होता है, यह कहता है कि इसमें जो सर्वोपरि है वो कौन है, प्रकृति है। कौन है, प्रकृति है। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो निश्चयवाद है या नियतिवाद है इसमें महान, देखिए सर्वोपरि को हम लोग महान भी कहेंगे, क्या कहेंगे, महान कहेंगे, या श्रेष्ठ भी कह सकते हैं। तो पूछेगा कि वो कौन ऐसी विचार है जिसमें प्रकृति को महान या सर्वोपरि बताया गया है। तो आपका आंसर क्या होगा, नियतिवाद, या कह सकते हैं कि निश्चयवाद हो जाएगा। ये जो विचार है ये कहता है कि इसमें जो सर्वोपरि है बुआ, सर्वोपरि, इसको हम क्या कहेंगे, महान कहेंगे। इसमें कौन है, यानी मानव है। समझ में आया। तो पूछा जाएगा कि कौन ऐसा विचार है जिसमें सर्वोपरि या महान मानव है, तो कौन सा होगा, संभववाद हो जाएगा। लेकिन ये पूछा जाए कौन सा विचार है जिसमें महान या सर्वोपरि प्राकृतिक है, तो आपका आंसर क्या होगा, निश्चयवाद, या कह सकते हैं नियतिवाद होगा। अब देखिए ये तीसरा विचार का कहता है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, नव निश्चयवाद या नव नियतिवाद। इसी में बस 9 जोड़ दिए हैं। ठीक है, ये कहता है कि इसमें जो सर्वोपरि है, सर्वोपरि जिसको हम क्या कहेंगे, महान कहेंगे,
इसमें कौन कौन सर्वोपरि है? प्राकृतिक भी है, प्राकृतिक भी है, और कौन है? मानव भी है। कौन है? मानव भी है। तो देखिए, तो 3 विचार में यानी 3 सर्वोपरि है। तो अगर हम पूछे आपसे कि वो कौन वैसा विचार है जिसमें प्राकृतिक महान या श्रेष्ठ है या सर्वोपरि है, तो आपका आंसर क्या होगा? निश्चयवाद, या कह सकते हैं कि नियतिवाद होगा। अगर हम कहें कि वह कौन वैसा विचार है जिसमें महान या सर्वोपरि यानी कौन है? मानव है, तो आपका आंसर क्या होगा? संभववाद होगा। अब अगर हम कहें कि वह कौन वैसा विचार है जिसमें महान या सर्वोपरि यानी प्राकृतिक भी है और मानव भी है, हमारा आंसर क्या होगा? नव निश्चयवाद, या कह सकते हैं कि नव नियतिवाद। अब जो है ये तीनों विचार का प्रतिपादन किया था और तीनों का अलग अलग नाम है। इस हिसाब से पूछा जाएगा, ये जो नियतिवाद है इसका प्रतिपादन का मतलब ये होता है ये मत या कथन कौन दिया था, तो उसका नाम है हुआ रेट, और उसके बाद क्या हो जाएगा? जेल हो जाएगा। फिर अगर हम संभववाद कहें तो इसका जो प्रतिपादन किया था, प्रतिपादन वो किया था विडाल डीला ब्लास, विडाल डीला ब्लास। और ये जो नव निश्चयवाद है या नव नियतिवाद है, इसका जो प्रतिपादन किया था, प्रतिपादन उनका नाम है ग्रिफिथ, और उसके बाद टेलर। समझ में आया? एक बार और देखिए खूब बढ़िया से। का हम लोग पढ़ रहे हैं विचार, और इस चैप्टर में कितना विचार है? 3 गो है। एक है नियतिवाद जिसको निश्चयवाद कहते हैं, एक है संभववाद, और एक है नव नीतिवाद या नव निश्चयवाद। अब देखिए, एक सर्वोपरि प्राकृतिक होगा, एक में मानव होगा, और एक में मानव और प्राकृतिक दोनों होगा। अगर मानव है तो वह कौन सा है? नियतिवाद है। आगे संभववाद है तो क्या कहिएगा? संभववाद है। अगर प्राकृतिक है तो कौन सा है? नियतिवाद है या निश्चयवाद है। अगर दोनों है जिसमें मानव और प्राकृतिक दोनों है, तो कौन सा हमने के? नव निश्चयवाद, या कह सकते हैं कि नव नियतिवाद। अब जो है आपसे ये पूछा जाएगा, बताइए संभववाद का विचार कौन दिया था, तो आपका आंसर क्या होगा? विडाल डीला ब्लास होगा। फिर अगर पूछा जाए कि नव निश्चयवाद या नव नियतिवाद का विचार कौन दिया था, इसका प्रतिपादन कौन किया था, तो कौन होगा? ग्रिफिथ टेलर होगा। अगर पूछा जाए निश्चयवाद या नियतिवाद का प्रतिपादन कौन किया था, तो कौन हो जाएगा? रेट जेल हो जाएगा। फिर हम लोग अब जो नेक्स्ट है इस चैप्टर का पॉइंट, उसको हम देखते हैं। अब जो है जो अभी हम लोग पढ़े हैं ग्रिफिथ टेलर, तो इसमें मिलेगा नारा। क्या लिखे हैं बुआ? नारा, जिसमें लोग कहते हैं करो या मरो, जिससे महात्मा गांधी का है। उसी प्रकार ये जो ग्रिफिथ जो टेलर है, ग्रिफिथ टेलर है, यह एक का दिया है यानी नारा दिया है। इसका नाम है रुको और का हो जाएगा? जाओ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रुको और जाओ का नारा कौन दिया था, तो आपका आंसर का हो जाएगा? ग्रिफिथ टेलर। एक और बात बताइए, तो ये जो निश्चयवाद है या नव नियतिवाद है, इसका विचार कौन दिया था, तो कौन दिया था? ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। अब जो है यहाँ पर 32 पढ़ना है जो चैप्टर में दिया है। देखिए, तो एक जो है एक साइड में 32 लिखे हैं और एक साइड प्रतीक लिखे हैं। क्या लिखे हैं? प्रतीक। तो एक 3 गो बत्ती हम लोग पढ़ना है। पहला है लाल बत्ती, उसके बाद है हरा बत्ती, और उसके बाद है पीला बत्ती। आइए, तीनों जो है इसका क्या है? प्रतीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लाल बत्ती किसका प्रतीक है, तो ये जो है रुकने का प्रतीक है। रुकने का, या कह सकते हैं
ठहरने का प्रतीक है। टेस्ट में हम क्वेश्चन दिए थे कि लाल बत्ती किसका प्रतीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, रुकने का या ठहरने का। ये जो हरा बत्ती है ये किसका प्रतीक है, जाने का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, जाने का। लेकिन जो पीला बत्ती है ये किसका प्रतीक है, तैयार का, तैयार का। ठीक है, ये जो है आप लोग इसको एक पुष्ट में क्या करिएगा, यानी डिब्बा में क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा, एक बॉक्स में इसको याद रखना है। ठीक है, तो इसको मुका पड़े अभी, रुको और जाओ का नारा कौन दिया, ग्रिफिथ टेलर। अब जो है बत्ती है कि 3 बत्ती है, लाल बत्ती किसका प्रतीक, रुकने का या ठहरने का। जो हरा बत्ती है ये किसका प्रतीक है, जाने का। और जो पीला बत्ती है ये किसका प्रतीक है, यानी तैयार होने का है। उसके बाद इस चैप्टर का एक और पॉइंट है लास्ट, जो चैप्टर का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए उस पॉइंट का नाम क्या है, दे देगा आपसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव, मानव भूगोल की 4 उपक्षेत्रों के नाम बतावे। तो मानव भूगोल की 4 उपक्षेत्र क्या होती है, देखिए इसमें हमको जोड़ देना है सामाजिक, क्या हो जाएगा, भूगोल हो जाएगा। ठीक है, फिर राजनीतिक, क्या हो जाएगा, भूगोल हो जाएगा। फिर आर्थिक क्या हो जाएगा, भूगोल हो जाएगा। एक को हम क्षेत्र लिखे हैं, यानी 3 क्षेत्र लिखे हैं। इसमें और जोड़ सकते हैं जनसंख्या, उसके बाद का हो जाएगा भूगोल। तो किसका क्षेत्र है, मानव भूगोल की क्या है, ये उपक्षेत्र है। यहीं तक हमने के चैप्टर का होती है, खत्म होती है। फिर हम लोग नेक्स्ट जो है चैप्टर लेकर आएंगे, और आप लोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके पास तुरंत जाए, और लाइक भी कीजिए।